गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कल के वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को मैं बताया था। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हम लोग को सीट बनाना होता है, ठीक है, जो बैलेंस शीट जो बनाना होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो ये कंपनी का दर्पण के रूप में होता है। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ये बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोगों को मालूम चलता है। अब देखिए बैलेंस शीट जो है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो आप लोग को एक एक आइटम्स जो है वो कैसे पुटअप करना है बैलेंस शीट में ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 14 में, वित्तीय विवरण में। तो बस इस चैप्टर में हम लोग को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? एडजस्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस के आपके क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहेगा। अब देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो ये बैलेंस शीट सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में शीर्षक लिखेंगे बैलेंस शीट। अब देखिए दो पक्ष होता है बैलेंस शीट में भी। एक होता है लायबिलिटीज जो आपके बाएं हाथ की तरफ में दिया रहेगा जिसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। उसके बगल में एक कॉलम रहेगा अमाउंट का। फिर उसके बाद आपके दाहिने हाथ के पक्ष में जो कॉलम रहेगा वो रहेगा एसेट्स का, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। जितने भी व्यापारी के संपत्ति होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपके दाएं हाथ के पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद एसेट्स, जो एसेट्स कॉलम है उसके बगल में एक पतला सा कॉलम रखेंगे अमाउंट का। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे ऊपर में दिया हुआ है पूंजी। तो पूंजी क्या होता है? किसी भी व्यापारी के लिए जो है वो क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। देखिए दिया हुआ है, तो लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब 35,000 रुपये क्या किए हम लोग? लायबिलिटीज कॉलम में लिख दिए। अब पहले ही बताया था आप लोगों को कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में कैपिटल में, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, देखिए जो हम लोग कल का जो वीडियो देखे थे वो आप लोग शायद अच्छे समझ गए होंगे। तो ये देखिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया था? नेट लॉस आया था। ठीक है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा हुआ था। तो उस नेट लॉस को हम लोग क्या करेंगे? अभी देखिए अगर नेट प्रॉफिट आया होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस अकाउंट में, ठीक है, क्या आया होता? नेट प्रॉफिट आया होता। नेट प्रॉफिट इधर आता। ठीक है, नेट प्रॉफिट आया होता तो उसको हम लोग क्या करते? कैपिटल में ऐड करते, जोड़ देते। पर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया है? नेट लॉस आया है, तो नेट लॉस को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये रहा नेट लॉस। क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कैपिटल में से 35,000 रुपये में से 10,670 रुपये को माइनस कर दिए। कितना आ गया? 24,330 रुपये अपना नेट लॉस माइनस करने के बाद आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे साइड में, ठीक है, नीचे से थोड़ा ऊपर जो है वो दिया हुआ है आहरण, ड्रेविंग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ड्रेविंग बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 7,800 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आहरण के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि आहरण जो है व्यापारी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए क्या करता है? व्यापार से या तो माल निकालता है या तो रुपया निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे आइटम्स, यहाँ पास कुछ भी नहीं बोला है आहरण के बारे में, नहीं बोला है कि माल है, रुपया होगा। ठीक है, तो रुपया निकाल रहा है तो उसका पूंजी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि वो अपने व्यापार से निकाल रहा है तो ऑलरेडी क्या है? उसका पूंजी कम हो जा रहा है। ठीक है, आप अगर कोई व्यापार करते हैं, आपके आसपास में कोई दुकान है, तो कोई व्यापारी जो है अपने व्यापार से अगर पैसा निकाल रहा है तो क्या हो रहा है? ऑलरेडी उसका पूंजी कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो मतलब माइनस करेंगे। तो देखिए ड्रेविंग को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कितना? 7,800 रुपये। 24,330 में से 7,800 रुपये को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16,530 रुपये। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के पहले मैं आपको काफ़ी समय पहले बता चुका था कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। दायित्व होता है। ठीक है, पूरा इसका एक्सप्लेन कर दिया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है
वो लायबिलिटी होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। 4,000 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लायबिलिटीज कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल पेबल, ठीक है, दे बिल, बिल को क्या करना है, पे करना है, ठीक है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दिया हुआ है, बिल को पे करना है, इसका मतलब क्या है, वो लायबिलिटी है। तो बिल्स पेबल 5,000 रुपये लिख दिए लायबिलिटी कॉलम में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो समायोजन में दिया था वेतन 200 रुपये और कर 400 रुपये अदत है। अदत का मतलब ही क्या होता है, देना बाकी है, देना बाकी है मतलब लायबिलिटी है, आप किसी दुकानदार से उधारी लिए हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, वो जिम्मेदारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या होता है, एक एक तरह का कि आपको क्या है, पेमेंट करना है बाद में, कभी भी करना है, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपका क्या है, एक जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, लायबिलिटी कॉलम में लिखेंगे। जब भी अदद दिया रहेगा क्वेश्चन में, समायोजन में, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एडजस्ट किए ही, साथ में बैलेंस शीट में भी क्या करेंगे, उस अदद को, आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे। देखिए सैलरी के बारे में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़, और टैक्स के बारे में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरी किसी कर्मचारी को हम लोग को 200 रुपये देना बाकी है, और टैक्स का जो है 400 रुपये देना बाकी है, ठीक है। तो ये हम लोग का लायबिलिटी कॉलम में आएगा। अगर प्रीपेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे बीमा के दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रीपेड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे संपत्ति पक्ष में, वो आ जाएगा नीचे, वो आइटम्स आपको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे ऊपर में दिया हुआ है पूंजी के नीचे केस, देखिए दिख रहा है रोकड़ 3,000 रुपये। तो रोकड़ क्या होता है, संपत्ति होता है, क्योंकि आपके हाथ में उतना अवेलेबल है पैसा। 3,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप व्यापार चला रहे हैं, सरकारी प्रतिभूतियां आप व्यापार चला रहे हैं, और आपने गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटीज जो है, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज किए हुए हैं। देखिए 4,000 रुपये संपत्ति होता है। जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो क्या होगा, संपत्ति होगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 4,000 रुपये हम लोग संपत्ति पक्ष में लिख दिए। उसके बाद देनदार, देखिए यहां पास दिया हुआ है देनदार, देनदार कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो देनदार भी क्या होता है, संपत्ति होता है। लेनदार और देनदार के बारे में मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, और आज ही बता दे रहा हूं कि देनदार जो होता है वो संपत्ति होता है, और लेनदार जो होता है वो दायित्व होता है। तो देनदार संपत्ति है, मतलब संपत्ति पक्ष में ही लिखा जाएगा उसको, ठीक है, 4,000 रुपये। अब देखिए इस 4,000 रुपये में से 1,000 रुपये जो है वो कौन सा माइनस कर रहे हैं, तो जो न्यू है, जो समायोजन के नीचे दिया हुआ है, ठीक है, समायोजन में दिया हुआ है डूबत ऋण आयोजन 1,000 रुपये कीजिए। तो मैं आपको पहले बताया था कल की वीडियो में कि डूबत ऋण आयोजन जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो न्यू होगा, और न्यू को क्या करेंगे, हमेशा जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस न्यू बीडीपी को हम लोग क्या करेंगे, देनदार में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 3,000 रुपये। उसके बाद देखिए फर्नीचर, फर्नीचर तो जो है वो एसेट्स ही होता है। कितना दिया हुआ है उसका वैल्यू क्वेश्चन में, 1,200 रुपये, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर 1,200 तो हम लोग अंदर लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। डेप्रिसिएशन 1 साल का लगा 120 रुपये, डेप्रिसिएशन चार्ज किए। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद फर्नीचर का वैल्यू कितना बचा, 1,080 रुपये, क्लियर है। अब देखिए जिस तरह से दे बिल को हम लोग क्या किए थे, 5,000 को लायबिलिटी कॉलम में लिखे थे, उसी तरह से प्राप्य बिल, बिल रिसीबल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 6,000 रुपये दिया हुआ है। तो ये बिल क्या करना है, हम लोग को रिसीव करना है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, संपत्ति हो गया, बिल रिसीबल 6,000 रुपये। उसके बाद अंतिम रहतिया, तो जो माल बिकने से साल के अंत में रह गया वो क्या होगा, हम लोग का संपत्ति होगा। तो संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे, संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पहले बताया था कि अदद जो रहता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी कॉलम में दिखाते हैं, और अगर पुरुदत है तो पुरुदत को क्या करेंगे, किसी भी खर्च के संबंध में अगर कोई पुरुदत है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, संपत्ति के बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपये, ठीक है। तो इतने ही आइटम्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं जिसको हम लोग बैलेंस शीट में पुट अप कर दिए हैं। अब देखिए बैलेंस शीट का रूल क्या होता है, जो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसका रूल क्या है कि दोनों साइड का टोटल जब बराबर आ जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी कॉलम का भी और एसेट साइड का भी टोटल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इधर का टोटल जितना आ रहा है उतना ही जो है एसेट साइड का भी टोटल आना चाहिए। अगर अंतर आ रहा है मतलब हम लोग का कहीं ना कहीं गलती हुआ है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में गलती हुआ है,
या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती हुआ है या तो फिर बैलेंस शीट में गलती हुआ है। अब देखिए हम लोग टोटल करते हैं इसका। ये 16,530 रुपये, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 4,000 रुपये, बिल पेबल दिया हुआ 5,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 200 रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग टैक्स दिया हुआ है 400 रुपीज़। टोटल करेंगे इसको तो ये देखिए आ रहा है 26,130 रुपये। क्लियर है। अब उसके बाद जो है एसेट साइड का टोटल करेंगे। देखिए एसेट साइड में केस दिया हुआ है 3,000 रुपीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, डेप्टर दिया हुआ है माइनस करने के बाद 3,000 रुपीज़, फर्नीचर दिया हुआ है माइनस करने के बाद 1,080 रुपीज़, बिल रिसीवल दिया हुआ है 6,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 9,000 रुपीज़ और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 50 रुपये। ठीक है। अब इधर का टोटल कर देंगे हम लोग, कितना आ रहा है देख लीजिएगा आप लोग टोटल करके एक बार, 26,130 रुपये। अब देखिए दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, बराबर आ जा रहा है, इक्वल हो रहा है अपना, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है। हालांकि इसका आंसर जो है बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग अपने बुक में कहीं पास पेंसिल से उस क्वेश्चन के नीचे आसपास में लिख लीजिएगा कि बैलेंस शीट का आंसर इतना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर इतना है। ठीक है।